बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाक़ी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 3-4 खबरें। इम्पोर्टेड सरकार, 14 जमाती इत्तेहाद, इनके हाथ से चीज़ें निकलती जा रही हैं और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ का जो है वो सियासी जनाजा वो बहुत ही बेदर्दी से निकल रहा है और कोई मेरा ख्याल है कि तदफीन करने के लिए भी तैयार नहीं होगा, कोई नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए भी तैयार नहीं होगा। सियासी जनाजे की बात कर रहा हूँ और इसीलिए उस सियासी मौत से बचने के लिए मुस्लिम लीग नवाज़ और शरीफ फैमिली जो है वो बहुत एक इंतहाई ख़तरनाक किस्म की कह लें, एक धमकी अमेज़ एक ऐसी स्ट्रेटजी तैयार की है कि आंखें दिखाई जाएं, चोरी और सीना जोरी वाला, और ये तासुर दिया जाए, ब्लैकमेल किया जाए, धमकियां दी जाएं और 2-3 आदमियों को टारगेट किया जाए और बाकी सारे लोगों को मैसेज चला जाएगा, हो इनके करीब भी ना जाना, ये तो आदमी खा जाते हैं। इस तरह का काम किया जा रहा है। आपको डिटेल्स बताऊंगा, लेकिन क्या रियासत पाकिस्तान और क्या हमारे इदारे अफवाज पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, आला अदलिया, क्या वो इस ब्लैक मेलिंग में आएंगे? क्या वो ये सारे काम इतनी आसानी से होने देंगे? क्या वो बिल्कुल उसी तरीके से माफियाज के तरीके से इस मुल्क को चलाने की इजाज़त देंगे? ये है वो बात जो कि आने वाले दिनों में बड़ी क्लियर हो जाएगी। खबरों की बुनियाद पे मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पे आपको कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि एक घिनौना खेल खेला जा रहा है वो बिल्कुल उसी तरीके से जैसे माजी बईद में सदर इसाक खान के खिलाफ खेला गया, आर्मी चीफ के खिलाफ खेला गया, DGISI के खिलाफ खेला गया। जिस तरीके से ये सारे काम किए जाते हैं और अब फिर वो आ चुके हैं और एक बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है, ख़ास तौर पे शरीफ फैमिली को, ख़ास तौर पे मुस्लिम लीग नवाज़ को बहुत बड़ा ख़तरा लाहक है। और उस ख़तरे से बचने के लिए वो एक ऐसी प्लानिंग करके आए हैं कि जनाब ऐसा तासुर दिया जाए कि हमें उठा के इक़्तिदार से बाहर फेंक दिया जाए और हम कहें कि देखें हमने तो मेहनत की थी, हमने तो कोशिश की थी, हमने ये कुर्बानी दी और हमें फिर इक़्तिदार से बाहर उठा के फेंक दिया गया है और शहीद कहलाएं हम। ये सारी बातें आपसे मैं शेयर करता हूँ। मजीद मुकदमात दर्ज किए गए हैं क्योंकि आज दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। जेल भरो तहरीक का आज पहला दिन है और तकरीबन 200 लोग जो हैं वो लाहौर में अपने आप को कानून के हवाले करेंगे, पुलिस के हवाले करेंगे कि जनाब हमें गिरफ्तार करें। जेल भरो तहरीक का आगाज़ होगा और इस तहरीक की वजह से काफ़ी परेशानी पाई जाती है और परेशानी इसलिए पाई जाती है कि वो समझते हैं कि इस कार्ड के बाद इमरान खान कोई अगला कार्ड नहीं खेलेंगे और आराम से बैठ जाएंगे, दब जाएंगे, लेकिन वो दब नहीं रहे, वो आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं। नंबर 1 ये कि अब इमरान खान साहब के लीगल एडवाइज़र हसन न्याजी, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया, उनके साथ उनके कुछ और साथी थे, उनके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस तरीके से ये मुकदमात की जो इंदराज है वो सिलसिला शुरू है। अगली खबर ये है कि ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया गया। हुक्मरान इत्तेहाद, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PDM सब ने ज़िमनी इंतखाब का बाइकआउट कर दिया है और ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा न लेने का फैसला। और उन्होंने कहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खुला मैदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीते और वापस आए। 2 वजूहात थी, क्योंकि ये इलेक्शन में हिस्सा लेते या ना लेते नतीजा एक ही आना था और ये जाते हैं तब भी इमरान खान साहब ने इलेक्शन कैंपेन पे निकलना था, इलेक्शन मुहिम चलानी थी और इनके हाथ में कुछ भी नहीं आना था और इससे इनका जो परसेप्शन है मज़ीद ख़राब होना था और PTI का वोटर जो है वो मुतहर्रिक होना था, तो सीटें भी इमरान खान साहब को मिलती और इनके हाथों में रसवाई आती। इसलिए उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम ज़िमनी इंतखाब का बाइकआउट कर दें। अगर कौमी असम्बली भी रहती है, सिंध भी रहता है, पंजाब भी रहती है, बलूचिस्तान असम्बली भी रहती है और इसके बावजूद अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन नहीं करवाते तो इसका कोई पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन ही नहीं है, ये फिर इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। इसलिए ज़िमनी इलेक्शन का ये बाइकआउट भी कर रहे हैं, PTI को स्पेस भी दे रहे हैं कि जनाब आएँ कौमी असम्बली में और शायद हम अक्टूबर तक चले जाएं, आगे अक्टूबर तक इलेक्शन को ले जाया जाए और असम्बली अगस्त तक ले जाएं और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली को थोड़ा सा रोकते हैं, तो ये होने वाला काम नहीं है। अब आते हैं ग्रेटर प्लान की तरफ। इनका ग्रेटर प्लान क्या है? ग्रेटर प्लान ये है कि जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब के खिलाफ पहले ये इन्होंने हमलावर हुए और उनके खिलाफ हमलावर होने के बाद अब अगला हमला इन्होंने एक और कर दिया है। अभी जस्टिस मज़हर अली नकवी साहब की मुतनाज़ वीडियो है, फेक वीडियो है और जिस वीडियो की बुनियाद पे ये कह रहे हैं कि जनाब फ़ौरन इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए, तो वो दरअसल मसला क्या है? मसला ये है कि मज़हर अली अकबर नकवी साहब और दूसरे अब जस्टिस एजाजुल हसन साहब को भी इन्होंने हदफ बना लिया है। दोनों जजेस को हदफ बना लिया है और दोनों जजेस को हदफ बनाने का मकसद क्या है? पहले तो ज़रा जस्टिस नकवी साहब को सुन लें। वो जो
इन्होंने ऑडियो सुनवाई राना साहब ने, ऑडियो जो चौधरी परवेज इलाही साहब और उनके दरमियान जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब, जिसमें चौधरी साहब परवेज इलाही साहब जो है सीएम है उस वक्त, वो उस वक्त सीएम थे, वो माजरत कर रहे हैं और नकवी साहब कह रहे हैं कि आपको मेरे घर आने की ज़रूरत नहीं है, बस काफ़ी है, हमारी सलाम दुआ है, ठीक है वो। और उन्होंने पूछा कि खान मोहम्मद भट्टी, तो उन्होंने कहा हाँ वो मेरे पास बैठा है। तो हुआ ये क्या है, वो कॉल, और इसको उन्होंने रंग दिया। ये कॉल कब की रिकॉर्ड है, ये कॉल रिकॉर्डिंग है 10 सितंबर 2022 की, ये इवेंट है और शाम 6 बजे का वक्त है। शादमान यू टर्न पे जस्टिस नकवी साहब यहाँ प्राइवेट अपनी सरकारी गाड़ी पे जा रहे थे, काली शीशों वाली गाड़ी थी वो, और नंबर प्लेट लगी हुई थी। वार्डन ने रोका और उन्होंने अपना तारुफ करवाया, लेकिन वार्डन नहीं माना कि काले शीशों वाली गाड़ी है, इसको अलाउ नहीं है, उनके साथ मिसबिहेव किया। इसके बावजूद नकवी साहब चले गए घर और उन्होंने वहीं जाके फ़ोन किया, गाड़ी में बैठ के भी फ़ोन किया और उनको भी इत्तला दी, पुलिस को भी इत्तला दी, पुलिस वाले भी पहुंच गए, नकवी साहब घर पहुंच गए। घर पहुंचते हैं तो विजिट जिस अफसर ने विजिट, ज़ाहिर सुप्रीम कोर्ट के जज थे, तो विजिट किया आईजी पंजाब फैसल शहकार ने विजिट किया, सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर ने विजिट किया, डीआईजी ऑपरेशन अफजल कौसर ने विजिट किया और सीटीओ जो है मुंतजिर मेहदी, इन्होंने विजिट किया, एसएसपी ने विजिट किया और कंसर्न ट्रैफिक वार्डन ने विजिट किया। और इसी दौरान चौधरी परवेज साहब का फ़ोन आता है और वो भी पहुंच जाते हैं और उसमें माजरत की जाती है। तो जज साहब कहते हैं नकवी साहब के कोई इशू नहीं है, आप जाएं, और वार्डन को भी माफ़ कर दिया जाता है। वार्डन के खिलाफ वो कहते थे कार्रवाई करनी है, नकवी साहब ने कहा कोई ज़रूरत नहीं है कार्रवाई करने की, बल्कि उनको हो सकता है 500-700 रुपये दे के भेजा हो और चाय शाय इनको पिला के इनको रुख्सत कर दिया। ये तो है और ये 20 सितंबर 2022 की यह है, जब चौधरी परवेज साहब वज़ीर आला थे, उसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। अब दूसरा एक और कहा जा रहा है कि बहुत बड़ा मालियाती स्कैंडल आ रहा है और इशारतन कनायतन बातें की जा रही हैं, और वो भी जस्टिस नकवी साहब का, कि जो 4 कनाल का घर है, 4 कनाल का घर है या प्लॉट है, वो 30 से 50 करोड़ रुपए का है और वो पता नहीं कहाँ से ले लिया, कैसे ले लिया, ये सारी चीज़ें की जा रही हैं और उसकी मार्केट वैल्यू क्या है कोई पता नहीं है। लेकिन उसका भी सुन लें, फिर मैं जस्टिस इजाजुल हसन साहब की तरफ आता हूँ। वो भी हमने भी मालूम किया, क्योंकि एक पर्ची कहीं से आई होगी तो हमने भी मालूम किया, तो मालूम करने पे पता चला कि जस्टिस नकवी साहब के जो हैं ज़राए सोर्सेज वो ये बताते हैं कि भाई ये 1.25 कनाल का घर 375 DOH में है, 375 नंबर है उसका, वो बेचा गया, वो 1.25 कनाल का घर है, वो सेल आउट किया गया। और एक गुलबर्ग 3 में घर है 144E1, ये घर सेल आउट किया गया, ये 2 कनाल का है। ये दोनों घर सेल किए गए, बल्कि एक घर शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ वाला है, ये घर सेल किए गए। उसी की जगह पे 4 कनाल का एक प्लॉट लिया गया और वो भी जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने अपने नाम रजिस्ट्री करवाई और 2 घरों के पैसे वो और 3 करोड़ का ऑफिशियल लोन लिया, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अप्रूवल के साथ वो लोन लिया, जिसकी किस्त 2 लाख रुपए महीना जा रही है, जस्टिस नकवी साहब दे रहे हैं। ये है वो मालियाती स्कैंडल के पीछे, ये मालियाती स्कैंडल की असल हकीकत। तो ये तो नकवी साहब का मामला हो गया। अब नकवी साहब की हद तक मामला होता तो मान लेते कि जी ये है, नहीं। अब अगला जो स्टेप है वो आया है जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की तरफ। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को भी निशाना बनाया जा रहा है, और वो निशाना कैसे बनाया जा रहा है कि एक खबर चलवाई गई। जस्टिस एजाजुल एहसन साहब के बारे में बता दूं कि इन्होंने चूंकि बनना है चीफ जस्टिस, और ये पनामा जजमेंट में जो पनामा केस था उसमें ये आखिरी जज हैं जो कि इस वक्त सर्विंग है। बाकी 4 जज रिटायर हो चुके हैं। चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब रिटायर हो चुके हैं, चीफ जस्टिस गुलजार अहमद साहब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस अजमत सईद शेख साहब रिटायर हो चुके हैं, जस्टिस एजाज अफजल साहब रिटायर हो चुके हैं। ये आखिरी जज हैं। अब मैं पूरी कहानी आपको बता रहा हूँ कि होने क्या जा रहा है। अब ये चाह रहे हैं कि हम कोई रिव्यू फाइल करें, और रिव्यू फाइल करें तो रिव्यू में होता यह है कि जो जज उस बेंच में शामिल कोई भी जज हो वो ज़रूर होते हैं, जो भी हो, अगर 5 के 5 हैं तो वो भी बैठेंगे, ऑथर जज भी बैठेंगे। तो जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद हैं। अब ये रिव्यू फाइल करके वही इफ्तिखार चौधरी साहब से जैसे इन्होंने रिलीफ लिया था उस तरह का ये रिलीफ हासिल करना चाह रहे हैं नवाज शरीफ साहब के लिए। तो ये रिलीफ ये फाइल करना चाह रहे हैं। अब जस्टिस एजाजुल एहसन साहब मौजूद हैं, वो सर्विंग हैं, वो बैठेंगे, और वो चूँकि सारे मुकदमे को समझते हैं और सारी चीज़ें उनके इल्म में हैं, इसलिए
ये सब कुछ किया जा रहा है। अब हो क्या रहा है, अब उसकी जगह पे मैं आपको बताता हूँ कि ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी ज़रूरी है। अब एक खबर चलवाई जाती है कि जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी से मुताल्लिक रास्त इक़दाम का फैसला, ये खबर चलवाई गई है। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ जिसमें कानूनी मुशावरत की गई और जस्टिस एजाजुल हसन, अब हदफ सुन लें आप, जस्टिस एजाजुल हसन नवाज शरीफ के खिलाफ मुकदमे में निगरान जज रहे और मज़ाहर अली अकबर नकवी के खिलाफ जो है वो ऑडियो लीक का नाकाबिले तरदीद सबूत सामने आ चुका है। ये कानूनी टीम उनको ब्रीफ कर रही है, जो सोर्सेज से खबरें चलवाई गई। और जस्टिस नकवी साहब ने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से मुतालिक दर्जनों मुकदमात में मुखालफाना फैसले दिए हैं। और पनामा पार्टी लीडरशिप, पाक पतन अलॉटमेंट केस, रमजान शुगर मिल्स के मुकदमात इस फहरिस्त में शामिल हैं। दोनों जज मुस्लिम लीग नून के बारे में मुतासिबाना रवैया रखते हैं। कानून और अदालती रवायत है कि मुतनाज़ जज मुतल्लिका मुकदमे की समाअत से खुद को रजाकाराना तौर पर अलग कर लेते हैं। ये है बुनियादी बात, ये ब्लैकमेलिंग जो है इसके पीछे ये है। और मुतासरा अफरीक को दरखास्त पर भी मुतनाज़ जज बेंच के से अलग करने की रवायत है, इसलिए हम ये काम करने जा रहे हैं। और दोनों जजों से कहा जाएगा कि वो मुस्लिम लीग नून के मुकदमात ना सुने, इजलास में कानूनी टीम की मुशावरत मुकम्मल कर लेगी। अब ये खबर चलवाई गई। अब ये है बुनियादी बात। अब लड़ाई कहाँ से शुरू हुई, ये ब्लैकमेलिंग और धांधली कहाँ से शुरू हुई? वो हुई है नंबर 1, एक तो जो NRO 2 है उसका जनाजा निकल रहा है, कुछ निकल चुका है, कुछ निकलने वाला है। नैब कवानीन में जो तरामीम की गई वो तरामीम समाअत चल रही है, उसमें जस्टिस एजाजुल हसन साहब बैठे हैं और जस्टिस एजाजुल हसन साहब हैं और चीफ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं। अब ये चाहते हैं कि वो फैसला, वो नैब से सारी रिपोर्ट्स मांग ली गई हैं, सारी डिटेल्स आ गई हैं। ये चाहते हैं कि उस मुकदमे में नैब तरामीम को सेटिसाइड ना किया जाए, तरामीम की गई हैं, और नैब कानून को असल सूरत में बहाल ना किया जाए, और जो मुकदमात ख़त्म हो चुके हैं उनको बहाल ना किया जाए, और उनको मुख्तलिफ अदालतों में सुप्रीम कोर्ट कोई ऑर्डर पास ना करे। ये चल रही है पीछे ब्लैकमेलिंग और ये धमकी। इसलिए ये तो है जस्टिस एजाजुल हसन साहब को फोकस किया गया है, और रिव्यू फाइल होती है तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ना बैठे, इसलिए कि बाकी पता नहीं। अब हालांकि मैं तो तमाम सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल जजेस को बिल्कुल डिग्निटी वाला समझता हूँ, A to Z, मुझे कोई भी शक नहीं है। लेकिन ये जस्टिस एजाजुल हसन को हम इसलिए कर रहे हैं टारगेट। फिर जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने चीफ जस्टिस बनना है, उमर अत्ताब बंदयाल साहब के बाद आना है जस्टिस काजी फायज साहब ने, और उसके बाद जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने आना है। तो लिहाजा ये चाहते हैं कि जस्टिस एजाजुल हसन साहब का पत्ता साफ कर दिया जाए दरमियान में से, और काजी फायज साहब और दरमियान में ब्रेक ना आए, और फिर आगे जिसने भी चीफ जस्टिस बनना है वो चीफ जस्टिस बने, एजाजुल हसन साहब को साफ कर दें। ये है इनका मतमय नजर। अब इसी तरीके से मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब का भी यही है। उन्होंने जस्टिस एजाजुल हसन साहब और नकवी साहब से हुआ ये कि उन्होंने गुलाम महमूद डोगर को बुला लिया। गुलाम महमूद डोगर कौन है? इमरान खान के कातिलाना हमले की तहकीकात कर रहे हैं। गुलाम महमूद डोगर कौन है? और वो CCP लाहौर जाएंगे, कातिलाना हमले की तहकीकात कर रहे हैं, और वो जाएंगे तो वो CGIT को सरबराह बन जाएंगे, और उसी तरीके से आगे बढ़ेगी बात। ये वो चीज़ है। उसके बाद अगली बात यह है, अब पाकिस्तान बार काउंसिल दरमियान में आ गई। पाकिस्तान बार काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? अटॉर्नी जनरल। और अटॉर्नी जनरल कौन होते हैं? वफाकी हुकूमत के मुलाजिम होते हैं और उनके नुमाइंदा होते हैं, और अदालतों में उनकी तर्जुमानी करते हैं। और साथ सूबाई बार काउंसिल को जमा कर लिया। सूबाई बार काउंसिल भी यही काम करती हैं, वो भी नीम सरकारी, सारे के सारे नीम सरकारी हैं, उनके भी चेयरमैन जो है वो एडवोकेट जनरल कहलाते हैं। ये सारे का सारा हुआ है, और अब उनको लिया गया, पहले इजलास बुलाया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया पाकिस्तान बार काउंसिल भी और चारों सूबाई जो बार काउंसिल भी जाएंगे और रेफरेंस फाइल करेंगे, और हम सारे रेफरेंस फाइल करेंगे। और उसके बाद हालांकि जो इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है वो उनकी वर्थ है, वो है असल ताकत, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन। उनके भी सदर को जो है निशाना बनाया गया, उन जुबैरी साहब को, उनको भी इसलिए बनाया गया। तो ये पूरे का पूरा एक प्लान है जिसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है कि जस्टिस आम इंतखाबात, अगला जो केस है वो आम इंतखाबात का आना है। अब ये कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब असम्बली का इलेक्शन, इसमें कहते हैं कि ये दोनों जज ना हो, इन दोनों जज को टारगेट कर लिया गया, ये नहीं होंगे। और बाकी जजों को भी कहा जाएगा, और बाकियों को भी कहा जा रहा है कि जनाब हमारे पास मटेरियल है, अगर इनका मटेरियल है तो आपका मटेरियल भी है, झूठा सच्चा।
تو یہ سارے کے سارے چیزیں ہیں اور یہ بنیادی مقصد ہے اور یہ ہے اصل پلان جو کہ کھیلا جا رہا ہے۔ اور اس کے لیے میں سمجھوں گا کہ مغلاء تنظیمیں جو ہیں، مغلاء تنظیمیں، یہ پاکستان بار کونسل اور بار کونسل، صوبائی بار کونسل، اب یہ سارے کے سارے پھر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے پاس جاتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں اور ساری ان کو بتایا جاتا ہے کہ جی آپ کا ایک بل جو پینڈنگ پڑا ہے وہ آ رہا ہے، پھر اب فنڈز بھی سرکار بیٹھی ہے، وہ فنڈز دی جائے گی تنظیموں کو، وکلا تنظیموں کو، بار ایسوسیشنز کو، بار کونسل کو فنڈز کے نام پہ۔ تو یہ ساری چیزیں اس لیے ہو رہی ہیں، ادروائز وہ کھودا پہاڑ نکلا چوہا، کیونکہ معاملہ یہ ہے، ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو رہی ہے لیکن میں پوری بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس تھا، وہ ریفرنس کیا، اور جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا کیس تھا اور جسٹس افتخار چودھری صاحب کا کیس تھا، دونوں کے خلاف ریفرنس فائل کیے گئے، دونوں کے ریفرنس جو ہیں وہ سپریم کورٹ، ایک کا سپریم کورٹ فل کورٹ نے اور ایک لارجر بینچ نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا کہ یہ بدنیتی پہ اور بلیک میلنگ پہ مبنی ہے، اور وہ ریفرنس آج تک دوبارہ سر نہیں اٹھا سکے۔ ایک طرف کا یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ریفرنس غلط تھے اور وہ بدنیتی پہ مبنی تھے، سب کچھ کہا جا رہا ہے، اور ادھر ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، ایک متنازع ایک فیک ٹوٹے جوڑ کے جو ہے وہ ایک آڈیو آئی ہے اور اس کی بنیاد پہ کہا جا رہا ہے کہ یہ آنریبل ججز استعفیٰ دے دیں۔ استعفیٰ ان کی ڈیمانڈ نہیں ہے، ان کی ڈیمانڈ ہے کہ یہ ہمارے مقدمے نہ سنیں اور ہمارا جو پلان ہے اس پلان کو سبوٹاج نہ کریں، یہ ہے وہ بنیادی بات، اور ہمیں NRO 2 جو ہے اس کو سیٹسفائی نہ کیا جائے۔ یہ ساری باتیں ہیں، یہ سب کچھ چل رہا ہے جناب، اور اسی لیے یہ سارا کھیلا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اللہ خیر کرے گا انشاءاللہ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔